हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, दैट इज कोलिजन थ्योरी। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने कहाँ पर देखा था, जब हम मॉलिक्यूलरिटी डिस्कस कर रहे थे। हमने जनरली क्या पढ़ा था मॉलिक्यूलरिटी में, कि जनरली मॉलिक्यूलरिटी ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन तक होती है, यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर एंड ट्राई मॉलिक्यूलर। और ये सारी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हमने समझा था। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हमने ये बोला था कि एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, दैट मीन्स व्हाट, वन स्टेप रिएक्शंस होती हैं। इसके ऊपर जब हम जाएंगे, ऐसे रिएक्शंस जिसमें 4 मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ ए कंबाइन हो रहा है, बी, सी और डी कंबाइन होकर कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमने कहा था कि क्योंकि ट्राई मॉलिक्यूलर तक तो हमने पढ़ लिया था, अगर हम टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की बातें कर रहे हैं तो हमने कहा था कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, सिंगल स्टेप नहीं हो सकती है। तो बहुत डिटेल में जाके हमें कैसे समझना होगा, कोलिजन थ्योरी के थ्रू। हालांकि जो जनरली सारी रिएक्शन होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिमॉलिक्यूलर ऑल्सो, सारी रिएक्शंस को समझने के लिए हमें थ्योरी मिली है, कोलिजन थ्योरी। तो इन जनरल आप मान के चलिएगा कि आप कोलिजन थ्योरी के अंदर हम जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सबके लिए होगा। ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर भी वैसे ही हो रही होंगी मैकेनिज्म वाइज, और बायोमॉलिक्यूलर भी, और हायर रिएक्टिंग स्पीसीज वाली जो रिएक्शंस है वो भी इसी रूटीन को, या बोल सकते हैं इस थ्योरी को फॉलो करके कुछ हो रही होगी। ऑफ कोर्स थ्योरी है, आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल थ्योरी जैसा ही ये टॉपिक रहेगा। पूरा डिस्कशन है, आपको बहुत अच्छे से सुनना है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा रही हूँ वो भी लिखिए। और मीनवाइल होता है ना, कभी मैं बोल रही हूँ और मैं आपको लिख नहीं रही हूँ वो पॉइंट, एंड इफ यू थिंक कि आपको वो पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है या यू डोंट नो दैट पॉइंट, जनरली हम वो पॉइंट लिखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बीच में भी कुछ पॉइंट्स में बोल रही हूँ, एंड इफ यू थिंक दैट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, देन प्लीज राइट इट डाउन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत धीरे धीरे समझेंगे कि थ्योरी है तो हो सकता है कभी कभी चीजें क्या होती है, मिस आउट हो जाती है। अभी तक हमने कोलिजन थ्योरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट मॉलिक्यूलर। सो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी होता क्या है, जब भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, उन्हें कोलाइड होना जरूरी है, तभी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। पॉइंट नंबर 1। हालांकि हम ये पॉइंट बहुत बार रिवाइज कर रहे होंगे या लिख रहे होंगे। कोलिजन थ्योरी तो कोलाइड तो होंगे ही, ये आपको याद हो गया। जब ये कोलाइड हो रहे हैं तो इन्हें इस तरीके से कोलाइड होना है कि इनका ओरिएंटेशन, मतलब कि अगर ये दोनों मॉलिक्यूल का शेप है, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल का शेप है, दोनों का एक जैसा शेप होना चाहिए, ताकि जब वो एक दूसरे से कोलाइड हो, इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। उनका ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए, ऐसा ओरिएंटेशन जिसमें क्या हो, उनके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाए और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाए, ऐसा कोलिजन होना चाहिए। और दूसरा, जब ये कोलाइड हो रहे होंगे तो इनकी एनर्जी भी सफिशिएंट होनी चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज अगर कोई भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है वो फॉलो करता है, तो डेफिनेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया किसका, कोलिजन थ्योरी का। अब इसे डिटेल में समझने के लिए देयर आर सम पॉइंट्स, और आई शुड से डेफिनेशन टर्म्स भी हैं जो आपको याद रखनी होगी। थ्रू आउट आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके से इनका यूज आ सकता है। तो सबसे पहले हम एक टर्म पढ़ रहे हैं, दैट सेज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इट इज द नंबर ऑफ collisions performed, और प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। इसका मतलब पर सेकेंड कितने कोलिजन्स हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसके केस में हम बात कर रहे हैं कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, पर सेकेंड कितना कोलिजन हो रहा है। इट इज, एक चीज आपको याद रखना बहुत अच्छे से जरूरी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो रहे हैं पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिक्सचर अगर हमने लिया है, रिएक्शन मिक्सचर अगर हमने लिया है, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन अगर आपको पता करना है, दैट इज व्हाट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एक जनरल एग्जांपल देख के आप समझिए कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है। मैंने कहा था थ्योरी चीजें हैं तो आपको एक दूसरे से टॉपिक को कनेक्ट करना है ना, समझते हुए चलना है।
एग्जाम्पल समझिए, अंडर ordinary condition of temperature and pressure, टेम्परेचर एंड प्रेशर की ऑर्डिनरी कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि किसी एक पर्टिकुलर इन गैसियस फेज, एक तो ये भी याद रखना है आपको, इन गैसियस फेज गिवन रिएक्शन का जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली एक बार, क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी, वो जनरली 10 to the power 25 से लेकर 10 to the power 28 तक आई। सो फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये जो आई है 10 to the power 25 से लेकर 10 to the power 28, हम क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, बहुत हाई है। अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई है तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर कोलिजन हाई हो रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन हाई हो रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन मतलब समझ रहे हैं, कोई भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल जब कंबाइन हो रहे हैं तो उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा होगा और प्रॉपर जो भी एनर्जी उन्हें चाहिए कोलाइड होने के लिए वो मिल रही होगी, उसी को हम इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। अभी हम उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। सो जनरली अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी हाई है तो हम बोल रहे हैं क्या कि इसका जो इफेक्टिव कोलिजन है वो हाई होगा। एज ए रिजल्ट जो रिएक्शन होती है वो क्या होनी चाहिए, सारी रिएक्शन, क्योंकि हम ये जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो जो सारी रिएक्शंस होती हैं वो कैसे होनी चाहिए, उनका रेट बहुत हाई होना चाहिए, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए आई शुड से। बट अगर हम प्रैक्टिकल सिनारियो की बात करें तो क्या ऐसा होता है, आप एक जनरल स्टेटमेंट बनाकर समझ सकते हैं कि जो रिएक्शंस होती हैं जनरली ऑल ऑफ द रिएक्शंस, उनका जो स्पीड होती है वो फास्ट नहीं होती है। जनरली रिएक्शन स्लो पेस पर फॉलो होती है। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो एक्सेप्शंस हैं या फिर कुछ फर्दर फैक्टर्स की वजह से उनकी स्पीड जो होती है वो हाई हो जाती है, बट जनरली केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो स्लो होती है। तो ये अकेला फैक्टर नहीं होता, हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे नहीं बता सकते कोई भी रिएक्शन स्पीड अप हो रही है या स्लो डाउन हो रही है। उसके लिए हमें कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म समझनी होंगी, ठीक है। उन टर्म से पहले हम एक बार एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इफेक्टिव कोलिजन की। आपको ये टर्म बहुत बार मिलेगी, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया ना, अब इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन की बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। इफेक्टिव मतलब कुछ कोई चीज जो हमें रिजल्ट दे, और कोलिजन ऐसा कोलिजन जो हमें रिजल्ट दे। हमें क्या चाहिए रिजल्ट के लिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए ना। तो रिएक्टेंट्स जब कंबाइन हो रहे हैं और कोलाइड हो रहे हैं आई शुड से, सो व्हेनेवर द कोलिजन इज टेकिंग प्लेस, द कोलिजन शुड बी इन सच अ वे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। हर वो कोलिजन जिसकी वजह से जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है वो अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ऐसे कोलिजन्स को, सिर्फ ऐसे कोलिजन्स को हम इफेक्टिव कोलिजन्स बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन द कोलाइडिंग molecules convert into products, these type of collisions are called effective collision, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन मैंने शॉर्ट में लिखा है, समझ में आया ना। हर वो कोलिजन जिसमें रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए हैं, कंबाइन होने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, उनको हम इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। पर क्या होगा, ऐसे कौन से फैक्टर्स, कुछ तो फैक्टर्स हो रहे हैं ना कि सारे कंबाइन हो रहे हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमें क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ कंबाइनिंग रिएक्टिंग स्पीसीज जो कंबाइन हो रहे हैं। पर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से रीजंस है जिसकी वजह से ये टर्म आ गई इफेक्टिव कोलिजन। इसका मतलब क्या है, जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं वो सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ ही नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं। तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट बैरियर्स किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म होने देने के लिए। कुछ दो इंपॉर्टेंट जो है बैरियर परफॉर्म होते हैं या वर्क करते हैं शुरू से। हम उन बैरियर्स को बहुत डिटेल में समझेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ पूरा थ्योरी टॉपिक है, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो थ्योरी तो हो गई। तो इसे बहुत अच्छे से लिखिए और सुनिए। अगर आपने 10 सेकंड का भी बीच में मिस कर दिया ना, उसके बाद आप कनेक्ट नहीं कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट। इफ यू आर गेटिंग लाइक कि समझ नहीं आ रहा है तो टेक अ ब्रेक एंड देन फिर से आप समझिए,
ठीक है, क्योंकि थ्योरी है, आप बीच का कुछ स्किप करके आगे जंप कर जाएंगे ना तो बीच का आपको समझ भी नहीं आएगा, ना आगे का ना पीछे का। तो आपको थ्रू आउट देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा बहुत केयरफुली। अदरवाइज द थ्योरी वाइज आप जब इसको एंड कर देंगे ना, आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे ना कोलिजन थ्योरी, उसके बाद आपको रिएक्शंस कैसे वर्क कर रही है उनका एक ब्रीफ नॉलेज हो जाएगा। अभी तो सिर्फ हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कुछ स्लो हो रही है, कुछ फास्ट हो रही है, बट एटलीस्ट आपको इस थ्योरी के थ्रू क्या मिलने वाला है, कुछ ऐसे रीजन जहां पे आप फिर भी बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं शुड से कि कोई रिएक्शन स्पीड अप क्यों हो जाती है, कोई स्लो क्यों होती है, उनके फैक्टर्स। तो एक तरीके से ये इंटरेस्टिंग ही है ना, आपको ऐसे जीके पढ़ रहे हैं कि अरे पता तो चले जब से लगे 10th क्लास से 9th क्लास से यू आर स्टडीइंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस। तो फाइनली आपको मौका मिला है इनके बारे में कुछ अच्छा जानने का। तो मार्क्स के हिसाब से तो देखिए इससे, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर बेस्ड, बट नॉलेज के हिसाब से आई थिंक दिस इज अ गुड टॉप। तो आपको इसको समझना चाहिए बहुत अच्छे से मेहनत करके, जैसे आप दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक समझते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वो दो बैरियर्स डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से हमें ये थ्योरी और इंटरेस्टिंग लगेगी और समझ में आएगी कि चल क्या रहा है कहानी में। सो देयर आर टू बैरियर्स, ओके, व्हाट, देयर आर टू बैरियर्स विच वर्क्स। ठीक है, कौन से दो बैरियर्स हैं, टू बैरियर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख लीजिए। सो देयर आर टू बैरियर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम फर्स्ट लिख रहे हैं एनर्जी बैरियर, और सेकंड भी साथ में डिस्कस करेंगे इसके साथ, आप कंपेयर कर पाएंगे ताकि, दैट इज ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर, बैरियर का मतलब तो हम समझते हैं ना, बैरियर मतलब कुछ रोकना, समथिंग जिसको हम स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से बैरियर्स हैं, तो दो बैरियर होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म होने देने में, या उसकी स्पीड किस चीजों पर डिपेंड कर रही है, किन टॉपिक्स पर डिपेंड कर रही है। सो एनर्जी बैरियर एंड ओरिएंटेशन बैरियर। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन चाहिए। अब लिखिए, फॉर एवरी chemical reaction there should be effective collision। पहली चीज हमें क्या चाहिए, कोलिजन, और कोलिजन भी कैसे, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अगर इफेक्टिव कोलिजन की बात हमें समझ में आ गई, हमने डेफिनेशन भी देख ली है, तो हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन। अगर इफेक्टिव कोलिजन हम चाहते हैं तो हम लिखेंगे फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स एवरी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी to break old bonds। ठीक है, या फिर आप बॉन्ड्स भी लिख सकते हैं, पुराने बॉन्ड्स। इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है अगर, तो एवरी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब ये मॉलिक्यूल, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, तो इनके कोलिजन के लिए, इफेक्टिव कोलिजन के लिए उन सबको क्या चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द ओल्ड बॉन्ड्स। This minimum amount of energy is called threshold energy। Threshold energy। ठीक है, तो इसी एनर्जी बैरियर की हम बात कर रहे थे। हर बार केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन चाहिए। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया। तो अब जब इफेक्टिव कोलिजन अगर हो रहे हैं तो वो कैसे हो रहे हैं, हर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन करना चाहता है तो उनके पास क्या होना चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो पुराने बॉन्ड ब्रेक कर सके। जब इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स के, ओल्ड बॉन्ड्स, तभी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और उसके नए बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। सो फॉर दिस उन्हें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करना, और ब्रेक करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो एनर्जी बैरियर समझ में आया, हर एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स
जो कन्वर्ट होना चाहते हैं प्रोडक्ट में आफ्टर द इफेक्टिव कोलिजन, दे मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी और एनर्जी मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। हर एक रिएक्शन की अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, समझ में आ रहा है? वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में होना जरूरी है, जब वो क्या कर पाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन कर पाएंगे। और अगर उन्होंने इफेक्टिव कोलिजन किया तो वो हमारा काम कर देंगे, दैट इज वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो एनर्जी बैरियर समझ में आया? तो किस एनर्जी की बात कर रहे हैं हम? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which must be needed for a reacting molecule to perform effective collision. So ये हो गया एनर्जी बैरियर का कंसेप्ट, समझ में आया? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिएंटेशन। सी, हम इन दोनों को डिफरेंसेस के थ्रू नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा देखा तो ऐसा मत समझ लेना कि हम इसे दोनों एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, हम 1 by 1 साथ में पढ़ रहे हैं। ओरिएंटेशन भी हमें समझ में आता है। जब भी हम बात करेंगे ओरिएंटेशन की, तो 2 टाइप के ओरिएंटेशन हो सकते हैं। एक होगा प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक होगा इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। जब भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा तो ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ तो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है तभी इफेक्टिव कोलिजन हुआ होगा, बोल सकते हैं ना? तो ये कंसेप्ट अब समझिए। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। जब हमने लिया CH3Br, ब्रोमोमीथेन लिया है मैंने, जब इसको कंबाइन किया OH माइनस आयन के साथ तो ये बनाएगा CH3OH प्लस Br, जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, उससे हमको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, ये है हमारा CH3 और इससे कंबाइन है Br। हमको पता है ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 17 का। क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसमें स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि इसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को क्या करने की है, खींचने की है। इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं और इसके साथ कंबाइन होने की कोशिश कर रहा है OH माइनस आयन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब ये कंबाइन होंगे तो ये 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। दे कैन मेक 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। अब वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर के थ्रू हम समझ रहे हैं। समझ में आ गया किसको कंबाइन कर रहे हैं? दिस इज ब्रोमोमीथेन, दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन, एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस 2 तरीके हैं। OH माइनस इसको यहाँ से ब्रोमीन को हटाना चाहता है और ये इसके प्लेस पे आना चाहता है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? तो इसके पास 2 रास्ते हैं। किसके पास? OH माइनस के पास। या तो ये फ्रंट अटैक करे, फ्रंट मतलब यहाँ सामने से आ जाए इसके साथ लड़ाई करने। किससे लड़ाई करना है उसको? ब्रोमीन से लड़ाई करना है, उसे यहाँ से हराना है और खुद इसकी जगह पे बैठ जाना है। बेसिकली करना वो यही चाहता है। तो उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये सामने से आके अटैक कर दे, जो करते हैं जनरली, और कुछ होते हैं जो पीछे से आकर भी अटैक कर देते हैं। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप आगे से कर रहे हैं पीछे से कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट चाहिए ना। तो देखते हैं कि 1 by 1 जब ये आगे से आके अटैक करता है तो क्या हो रहा है, जब ये पीछे से आके अटैक कर रहा है तो क्या हो रहा है। यहां से देखिए, ये हो गया हमारा CH3, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा जो OH माइनस है ये फ्रंट अटैक कर रहा है। यहाँ पे कैसा कर रहा है? इस केस में कहां से आ रहा है? ये फेस से आ रहा है, फ्रंट अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से समझिए, OH माइनस आयन नेगेटिव, Br माइनस आयन नेगेटिव, क्या ये रिपेल नहीं करेंगे एक दूसरे को? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये रिपेल करेंगे, एक एज ए रिजल्ट ये बार बार दूर भागेंगे। जितनी बार पास आएगा ये उसको उतनी बार दूर भगाएगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्योंकि रिपेल हो रहा है। और ये किस तरीके का ओरिएंटेशन है? ये इस तरीके से आ रहा है कि यहाँ पर कोलिजन ही नहीं हो सकता इस मॉलिक्यूल के साथ। तो ये कैसा हो गया? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। और जब भी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, नो प्रोडक्ट विल फॉर्म। ठीक है, समझ में आया? इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब OH माइनस ने यहाँ पर गलत रास्ता चूज कर लिया कि उसे किधर से जाना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सही रास्ते पर चले, है ना, बोलते हैं ना। तो अब इसको देखिए, फाइनली इसमें समझ आई है कि ये माइनस है, ये मुझे रिपेल ही करेगा। तो अब ये सही रास्ता पकड़ रहा है। सही रास्ता देखिए कैसे होगा।
जब ये इससे कंबाइन होने की कोशिश करेगा तो ये हाइड्रोजन, क्योंकि अब OH माइनस पीछे से अटैक कर रहा है, यहाँ पर कोई भी रिपेलिंग एजेंट नहीं है, तो ये हाइड्रोजन जो है सारे अपना ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से यहाँ लिख देती, ये H, ये H, ये H, यहाँ पर Br माइनस अभी एडेड है और धीरे धीरे स्लोली क्या बन रहा है, OH माइनस आकर कंबाइन हो रहा है, क्योंकि स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, वैसे भी चार्ज है, वैसे भी ये इसे अटैक ही करेगा। अब ये क्यों होता है कि ये भी तो माइनस से आप सोच रहे होंगे, ये कंबाइन हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है, वो सारी बातें हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ऑलरेडी। दीज टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें एक नेगेटिव मॉलिक्यूल दूसरे नेगेटिव को अगर हटा देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे हम। वहीं पर आप ये सेम एग्जांपल भी देख सकते हैं, ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर जो एल्काइल हैलाइड्स है वहां पर आप ये पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनकी स्टेप्स होती हैं वगैरह, वो सारी चीजें आप तभी समझिएगा रीजन की दोनों में से कोई कंबाइन क्यों हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो कुछ तो फैक्टर होगा ना जिस वजह से ये हट रहा है। वैसे एक चीज मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो ब्रोमीन है, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं वो लीविंग ग्रुप्स बोलते हैं ऑर्गेनिक में। वो क्या करते हैं, लीव करना प्रेफर करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन लेकर। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है, इसने जो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा कार्बन के साथ, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से और चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इसलिए जनरली हम इनको लीविंग ग्रुप बोलते हैं। अंडर सम इम्पोर्टेंट कंडीशंस ये इस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है, वो हम ऑर्गेनिक में ऑलरेडी सीखेंगे। यहाँ से समझ में आया कि मैंने डॉट्स क्यों लगाए दोनों साइड, क्योंकि ये जो कंडीशन है, जिस तरीके का ये आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट, जिसमें क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर दिस वन, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट बना है। अभी क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म होने की कोशिश कर रहा है, OH वाला बॉन्ड फॉर्म होने की कोशिश कर रहा है। एज अ रिजल्ट ये किस तरीके का ओरिएंटेशन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, और प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो क्या हो जाएगा, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा दैट इज CH3, इसे आप OH यहाँ पर लिख दीजिए, और हमारा Br जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेथेनॉल मिल गया हमें, क्या मिल गया, मेथेनॉल, और Br माइनस चला गया क्योंकि वो एक लीविंग ग्रुप था। समझ में आया, प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब सही तरीके से कोलाइड होना। अब ये कोलाइड हुए होंगे तभी प्रोडक्ट बनाना, यहाँ पर तो कोलाइड ही नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। सो प्रॉपर ओरिएंटेशन और ये एनर्जी बैरियर दोनों क्रॉस करना जरूरी है फॉर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। यहाँ पर भी एनर्जी बैरियर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो आपको याद रखनी है, और दूसरा यहाँ पर ओरिएंटेशन बैरियर। आई होप आपको ये कंसेप्ट दोनों बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। तो अगर अब हम सारे पॉइंट्स को समझने के बाद कोलिजन थ्योरी को समराइज करें तो हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं जो डायरेक्टली याद करिए। समरी अगर हम लिखने की कोशिश कर रहे हो तो कोलिजन थ्योरी जो भी हमने सो फार डिस्कस किया है उस बेसिस पे, सो पॉइंट नंबर 1 कैन बी फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन there should be collision, there should be collisions, the collisions must be effective collisions। पहली चीज तो क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए। फिर वो कोलिजन्स कैसे होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन्स होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3, for effective collisions they must have a, पॉइंट नंबर 1, इफेक्टिव कोलिजन के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को क्या चाहिए, पॉइंट नंबर 1, मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी, and B is proper orientation। ये दोनों चीजें चाहिए अगर इफेक्टिव कोलिजन चाहिए तो। पहले तो कोलिजन थ्योरी के हिसाब से सारे रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना चाहिए। वो कोलिजन्स कैसे होना चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन्स होना चाहिए। और इफेक्टिव कोलिजन हो ये किस चीज पर डिपेंड करता है, द मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज
एंड देयर प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये हमने डिटेल में कर लिया, पढ़ लिया। अब हमने इसकी समरी लिख दिया। आई होप ये 3 पॉइंट में आप इस थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोलिजन थ्योरी हमें क्या समझाती है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इस समरी से हम एक ऑब्जर्वेशन और लिख सकते हैं, दैट rate of reaction is directly proportional to F into Z, where F is fraction of molecules shows effective collision, एंड Z क्या है वो हमको पता है ऑलरेडी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर हम बोलें किसी भी केस में कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज ROR, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब वो डिपेंड करेगी किस पे। अगर मुझे ROR लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, dx by dt, माइनस का साइन लगाते हैं क्योंकि रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं, ऑलरेडी हम लिख सकते हैं, लिख चुके हैं पहले भी। तो दैट इज इक्वल्स टू F इंटू जेड, दैट इज वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे दैट इज F, एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर बेसिकली। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन स्पेशली दीज टॉपिक्स जो हमने यहाँ पर लिखे, दीज 3 टॉपिक्स इन दिस पॉइंट एंड द फॉर्मूला आई शुड से, ये समरी हो गया कोलिजन थ्योरी की जो अभी तक हमने थ्योरी डिस्कस करी है। डिटेल में हमने हर एक पॉइंट डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको कोलिजन थ्योरी समझ में आ गई हो। सो हियर वी एंड दिस वीडियो। आई होप यू गॉट द थ्योरी व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी for understanding of any kind of a chemical reaction. If you like the theory and understood it properly, then definitely like, share, subscribe. Also press the bell icon for more notifications. Thanks a lot for watching this video. Keep studying, and if you have any doubts, don't forget to mention. I'll definitely solve your problem. Thank you.